हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा में जो हूबहू क्वेश्चन आने वाले हैं, एज इट इज क्वेश्चन आने वाले, वही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे और बहुत अच्छे से सोल्यूशन करने वाले हैं। मेरे भाई, आपको 100 में 100 आपको लाना है। 95% लिखा है ना, यानी ये 95% सिर्फ लिखने के लिए है। आपको 100 में 100 नंबर आएगा। ये पेपर अगर आपने तैयार कर लिया प्री बोर्ड का, तो प्री बोर्ड वाला क्वेश्चन जो पेपर होने वाला है आपका, उसमें 100 में 100 आप ला सकते हैं मेरे भाई, ला सकते हैं। पेपर आपका हूबहू सेम टू सेम मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ही आप क्या करो, सभी प्यारे विद्यार्थी, सभी मेरे पढ़ाकू आर्मी, इस वीडियो को शेयर कर दो, हर एक बच्चे के पास शेयर कर दो। हर एक बच्चा प्री बोर्ड में 100 में 100 लाए इस बार। क्या आप ये काम करोगे? क्या आप ये काम करोगे? सब लोग शेयर कर दो, सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, सब लोग फैला दो इसको। पूरा हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, देखना आप। तो आइए सीधे बढ़ते हैं अपने पेपर की ओर। पेपर कैसा है देखो, और उसका सोल्यूशन कैसा है ये भी देखना है आपको। देखो, ये रहा कुछ पेपर आपके सामने। पेपर का मैंने कलर थोड़ा सा चेंज किया है। तो देखो भैया, सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, यहां पर अपना नाम लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है और नाम लिखना है। ठीक है सर। उसके बाद पेपर आपका 346 बीसीई है, और यही पेपर आपका आने वाला है प्री बोर्ड में। उसकी कोई दिक्कत ही नहीं। लो, पूरा क्वेश्चन एज इट इज पूरा सेम टू सेम मिलेगा, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है मेरे भाई, तैयार करना है। सिर्फ क्या करना है, तैयार करना। 70 नंबर का पेपर है, 70 में 70 तुम्हें लाना है। मैंने 100 बोला था, मतलब 70 में 70 लाना है आउट ऑफ 100। मतलब प्रैक्टिकल को तो 30 तो मैं बता ही रहा हूं ना, मिलेगा तुम्हें। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें 5 खंड होता है। क्या? खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या। 5 खंडों में पहले खंड में मेरे भाई 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी 6 क्वेश्चन रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा 1 नंबर का। खंड बा में 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न। खंड सा में 2 नंबर क्वेश्चन वाले रहेंगे, लघुत्तरीय फर्स्ट इसको बोलते हैं। इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, 4 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद खंड दा में लघुत्तरीय सेकंड कहते हैं, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, सब आपको करने रहते हैं। और खंड या में आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन मिलते हैं, 4 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से, और 8 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको करना रहता है, 4 छोड़ना रहता है। मतलब दो दो क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन देता है, एक एक छोड़ना रहता है। सारे क्वेश्चन अभी आपको सामने आपको मिलेंगे, और एक एक का मैं आंसर आपको बताते चलूंगा। मेरे भाई, सब लोग लिख लोगे, सब लोग पूरा तैयार करो बेहतरीन तरीके से। देखो, अब हम पहले प्रश्न में खंड आ पे चलते हैं, सोल्यूशन बताते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, देखो भैया, यहाँ पे सेक्शन है, मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है। तो देखो मेरे भाई, खंड आ, पहला खंड है आपका। खंड आ में आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। तो भैया, सवाल पहला क्या, एक का कह रहे कि दो समान आवेश आवेश के दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला बल F1 है। जब इन्हीं आवेशों के बीच के परावैद्युतांक वाले माध्यम को इतनी ही दूरी पर रखा जाए, दूरी समान है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम भर दिया गया, तो बल F2 हो जाता है। तो F1 F2 का अनुपात तो भैया आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तो F2 बराबर 1/4πε0 K हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो पहले में दूसरे से भाग करेंगे, सारा डाटा कट जाएगा, 1/1 के चला जाएगा ऊपर, तो आपका के ही आपका आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही जवाब है, के आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक का, एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा। तो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये प्रतिरोध नहीं पूछा है, आपसे पूछ रहा है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता में क्या है भैया, मेरे भैया,
की प्रतिरोधकता किसी चालक तार की किसी पदार्थ की खींचने से उसकी परिवर्तित नहीं होती, ये वही की वही रहेगी। यानी यहाँ पर प्रतिरोधकता आपकी अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब है। ठीक है, अब आइए एक का गा, यदि वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 व X2 है तो कह रहा है X1 इज ग्रेटर देन X2, X1 is equal X2, X1 is less than X2, X1 is less than equal than X2। तो भैया कौन सा सही ऑप्शन है? तो X1 X2 तो बराबर हो नहीं सकता क्योंकि मात्रक में फर्क है, एक वोल्ट मीटर है और एक मिली वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को X बोला जा रहा है, मिली वोल्ट मीटर को X2 बोला जा रहा है। तो भैया कौन बड़ा है? वोल्ट मीटर बड़ा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा, यानी X1 इज ग्रेटर देन X2 आपका सही जवाब है मेरे भाई, सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा है मेरे भाई थोड़ा बहुत, तो मैं हर एक क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। एक का खा है, एक का सारी गा, घा घा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है? सबको पता है कैसा, वृत्ताकार पथ होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, क्या ये चारों क्वेश्चन आपके क्लियर है? दो क्वेश्चन और है, अगले पेज पे लिए जा रहे हैं। दो क्वेश्चन और है कि भैया क्या है, देखना यहाँ पे, ये अंगा है, अंगा वाला पहले क्वेश्चन आप देखो भैया। √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा? तो भैया यहाँ पे हमने सोल्यूशन लगाया है आपका 90 अंश, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है मेरे भाई, चौथा ऑप्शन आपका सही है। लगाना है तो भाई अपवर्तनांक वाले सूत्र से आप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो यहाँ टिक मारना है। एक कच्चा है, एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है? तो एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति होती है भैया पूर्णतः जो बोली जाती है विद्युत उदासीन होती है, विद्युत उदासीन होती है। वही क्वेश्चन अब इंग्लिश में दिएंगे तो इंग्लिश वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम पहुंच चले भैया मेरे पास खंड बा में। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न में पहुंच चुके हैं। पहला प्रश्न है मेरे भैया क्या, सारे का आंसर मैंने लगा दिया है। पहला प्रश्न है आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों को अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब कला असंबद्ध हो। तो देखो भैया जब कला असंबद्ध हो तो पहला प्रश्न आपके यहाँ पे देखो खंड बा का मैंने सोल्यूशन लगा दिया है। पहला क्या है, तरंग जब कला असंबद्ध हो तो दोनों परिणामी तीव्रताओं को जो तीव्रता दी गई है उन्हीं तीव्रताओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आई प्लस क्या हो जाएगा 4i, तो आंसर हो जाएगा कितना 5i। ये हमारी नई परिणामी तीव्रता आपकी निकल आई, आपका आंसर हो गया मेरे भाई, क्लियर, दैट्स इट। अगला प्रश्न है मेरे भाई क्या है, अगला प्रश्न है 2 का खा, अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं? तो सीधे सीधे बता देना है कि अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के प्रत्येक परमाणु अपने पड़ोसी परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और सहसंयोजक जब बंध बनाते हैं तो कुछ में कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कहीं पर कोटर की कमी होती है, तो यहाँ पे कोटर और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। पड़ोसी परमाणु का मतलब रहता है, देखो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो 14वें वर्ग के समूह है, और एक 13वें वर्ग के समूह होते हैं, और एक 14वें वर्ग के तत्व होते हैं, 15वें वर्ग के। तो जब मेरे भाई सिलिकॉन या जर्मेनियम से 13वें वर्ग का तत्व आपस में संयोग करता है तो वहां पर कोटर उत्पन्न होता है, ठीक है। जब 15वें वर्ग के समूह से सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिया करता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इस प्रकार से कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों हमें मिलते हैं, बंध बनाने के काम आते हैं। ठीक है भैया, तो ये हम कह सकते हैं कि इसीलिए हमें क्या है, अर्धचालक में कोटर और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है मेरे भाई क्या है, कौन सा, 2 का गा, क्या है, यदि पी तथा लेमडा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है सर, तो कण के तरंग की प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम, कण के तरंग को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम, व्यंजक आपका यही है कि लेमडा बराबर आपका होता है 2 का गा H/P, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रॉगली तरंग या फोटान की तरंग दैर्ध्य भी है ये। डी ब्रॉगली जो तरंग दैर्ध्य है वो फोटान की तरंग दैर्ध्य, यही आपका समीकरण होता है, बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्रश्न है भैया, देखो ध्यान से, 2 का गा, सारे आंसर मैंने लिख रखे हैं, आपको दिख रहा होगा 2 का का, 2 का खा, 2 का गा, 2 का घा, सब प्रश्न आपको दिख रहे होंगे मेरे भाई। तो चौथा प्रश्न है, रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति
तथा तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। भैया देखो, जो रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है। पर रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है तो इसका मतलब उसकी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति ज्यादा होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, उल्टा होता है। ठीक है भैया, ये हो गया हमारा किसका, खंड बा का 4 क्वेश्चन। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और करना है, 2 क्वेश्चन इसमें और करना है, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया 2 क्वेश्चन और है, यहाँ पे देखो कह रहा है 2 का अंगा, यहाँ पे देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है। तो भैया सीधा सीधा निकला, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। हम यही यहाँ पर आंसर लिख देते भैया, यही आपका आंसर है, आप लिख लो, बस इतना ही आंसर लिखना है मेरे भाई, इतना ही आंसर आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, एक है लेंज। लेंज का नियम क्या है, किसी परिपथ में जो, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। या प्रेरित, यही प्रेरित धारा वह उस कारण का विरोध करती है जिससे ये स्वयं उत्पन्न होती है, ये उसी कारण का विरोध करती है जिससे ये स्वयं उत्पन्न होती है, उसी का लेंज का नियम कहते हैं, आराम से लिख सकते हो। लेकिन मेन शब्द क्या है, यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो आप लिख देना यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। कौन, लेंज का नियम। क्या लिख लोगे, एग्जैक्ट आप लिख लोगे। आइए हम बढ़ते सेक्शन नंबर सी में, यानी खंड, हम पहुंच चुके भैया खंड सा में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन करने। सबके सोल्यूशन मैंने अच्छे से लगा दी है, आपको समझा दूंगा मेरे भाई, आप सोल्यूशन अपने से लगा सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि पूरा पेपर सॉल्व करता, मैं एक एक बातें लिखता तो कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते समझाने में। बाकी वैसे तो पहले से लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार सारी चीजें क्वेश्चन मैंने इतनी बार पढ़ा दिए, सारा रिपीटेड है। तो देखो कह रहा है 3 के का कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है 8.85 गुणा 10 घाते -12 फैराड पर मीटर। म्यू नॉट का मान दिया 4 पाई गुणा 10 घाते -7 हेनरी पर मीटर। तो दिखाइए कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 घाते 9 होता है। दूसरे में कह रहा है 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 गुणा 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो भैया आराम से एक एक लिया जाएगा। पहला मैंने ले लिया आपके सामने कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, एलएचएस ले लिया, एलएचएस में हमने ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भैया 4 तो सही है, पाई का मान 3.14 लिख दिया, और एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने सब कुछ सारे मान भर दिए भैया। अब यहाँ पे 12 को मैंने कर दिया ऊपर, और 12 3.14 में 4 से गुणा कर दिया तो 12.56 आ जाएगा। फिर 8.5 से गुणा कर दूंगा तो भैया ये आ जाएगा 111.56। अब वहां पे 12 था, उसको मैंने 1000 गुणे 9 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, भाग कर दोगे आप, इतना आ जाएगा। और ये 8.96 किसके है, 9 के बराबर है, इसलिए हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आसानी से। सेम इसी तरह से दूसरा वाला लेना है कि 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड है, या इसको हम वर्ग करते हैं दोनों पक्षों का, तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वर्ग करेंगे तो 9 गुणे 10 घाते 16 हो जाएगा। चाहे इसको सिद्ध कर लो मेरे भाई, चाहे इसको सिद्ध कर लो, दोनों एक ही बात है। बस एलएचएस ले लिया, दोनों का मान रख दिया मेरे भाई, 4 पाई का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, सबका मान भैया आराम से रख दी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से रखने के बाद ये मैंने सॉल्व कर दिया, पावर ऊपर गई, फिर से वही 111.56 आएगा, फिर भाग कर दिया, भाग करने पे हमारा इतना आया, फिर वर्गमूल ले लेंगे, आराम से आपका इतना आसानी से आपका आ जाएगा भैया। हम बहुत आराम से आपको करके दिखाए हैं। ये कौन सा प्रश्न है आपका, 3 का सोल्यूशन है। आप इतना सोल्यूशन करेंगे, 2 नंबर में पूछा है मेरे भाई, अब आप सोच रहे थे 3 नंबर की तरह होना चाहिए। यस, कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो 2 नंबर में है पर वो लगता है उससे 3 में होना चाहिए, तो हो जाता है कभी कभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला प्रश्न है भैया हमारे पास 3 का खा। भैया आपका जो बोर्ड एग्जाम है ना, प्री बोर्ड, यही क्वेश्चन आया है भाई, यही तो एकदम बढ़िया से तैयार करा, एकदम सेम टू सेम मिलेगा। आउट ऑफ 100 लिया हुआ, मतलब 70 में 70 लिया हुआ भैया। 30 तो प्रैक्टिकल में मिलेगा ना, तो 70 तो 100 मिल ही जाएगा। देखो क्या कह रहा है, 3 का खा, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक एएमयू बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आराम से कैसे करते, आगे सोल्यूशन है, देखो भैया
देखा यार, क्वेश्चन हमारा 3 का खाया बढ़िया से हम लिख दिए, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं बा। परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। कहा जाता है कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। आराम से डेफिनेशन लिख दा। तो 1 AMU पूछा था, तो भैया ए तो यहाँ गायब हो गया, 1 AMU। तो 1 AMU की समतुल्य जो ऊर्जा है वो हमको बताना है। ठीक है सर। तो भैया आइंस्टाइन का द्रव्यमान समीकरण होता है क्या, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब द्रव्यमान जो है 1 AMU में जो द्रव्यमान निकालेंगे ना भैया, इसे द्रव्यमान निकाला जाता है 1.6 इंटू 6 पूरा 10 घाते माइनस 27 kg। ये है आपका कार्बन के 12वें भाग का द्रव्यमान है। और प्रकाश की चाल मैंने लिख दी भैया, गुणा कर दिया तो इतना आएगा 14.49 गुणे 10 घाते 11। अब इसमें हमने क्या किया, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 से भाग कर दिया, क्योंकि हमें बदलना था जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दिया, पावर को हम ऊपर ले जाके 19 को ऊपर ले जाके 11 में से घटा दिए भैया, हमारे 10 पावर 8 हो गया। भाग लगाए दिन हमारे ई पावर हो गए 10 गुणे 931 गुणे 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसी को हम मेगा लिख सकते हैं। तो इतना आपको प्रूफ करेगा भैया, बहुत आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आराम से ये सब कर रखा है, एक बार करा रखा है। तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आ रहा है जी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं बा। अगला देखो, पीछे बैक में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 का भैया का देखेगा है, 3 का गा। 3 के गा में देखा, ध्यान सुना, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन दिया है, धातु की प्लेट से एनर्जी दी गई, ये है अपनी एनर्जी दी गई है। फोटान आपतित होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की निम्नलिखित गणना कीजिए, क्या गतिज ऊर्जा निकाला और वेग निकाला है। अब पीछे आगे देखा सोल्यूशन। तो भैया 3 का गा का आपका ही सोल्यूशन है। 3 के गा के सोल्यूशन में कहा है, देखा ध्यान से सुना। हमको क्या दिया है, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है कार्यफलन, और ये हमें एनर्जी दी गई है। समझ में आ रहा है भैया सबको। और आइंस्टाइन का पहला क्वेश्चन है, आइंस्टाइन का द्रव्यमान समीकरण क्या होता है भैया, ई बराबर डब्ल्यू प्लस के होता है। तो के बराबर हम कहेंगे तो ई माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो ई का मान हमने 5.5 रख दिया और इसका मान 1.5 घटा दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारा क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है भैया, एक आंसर। दूसरा आंसर क्या पूछ रहा था, वेग पूछ रहा था। तो वेग पूछ रहा है तो हमको क्या पता है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। दो का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k बाई एम। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2k बाई एम। अब यहां से के का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो सबका 2 रख दिया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम से गुणा करेंगे, जूल में बदलेंगे। यम क्या है सर, द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख दिया भैया, इन सबको गुणा कर दिया, भाग कर दिया और इसका वर्गमूल निकाल दिया, 1.2 गुणे 10 घाते 6 मीटर पर सेकंड। आपका आसानी से आंसर मेरे भाई आ जाएगा। ये 3 का गा का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, पीछे चला, फिर से चौथा क्वेश्चन का रहा। जो चौथा क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा, 3 का गा ये वाला। दिखाइए कि एल बाई आर और सी आर के सी मात्रक समय के बराबर है, का मात्रक समय होते हैं, संकेतों का समान अर्थ बताना है। बहुत सही, अब आराम से देख लीजिए। यहाँ पे देखो भैया, आप लोग देखो यहाँ पे, ये जो L बाई आर है, अब L का जो फार्मूला है वो होता है E बराबर डी टी अपॉन डी आई। ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया चैप्टर के दौरान। और प्रतिरोध बराबर तो जानते हैं V बाई आई होता है, तो यहाँ V से E कट गया, V से E कट गया, क्यों, क्योंकि दोनों विभवांतर है, मात्रक निकालना है, तो दोनों विभवांतर है, कट गया, दोनों भौतिक राशि है, सेम कट गया। और यहाँ पे डी आई और आई दोनों भी भौतिक राशि कट गया, क्या बचा dt, और dt के मात्रक, dt समय है, समय का मात्रक सेकंड आ गया भैया, समय आ गया। ठीक है, दूसरे में सी आर है, सी का मतलब क्या है, धारिता, और धारिता का मात्रक क्या होता है, या धारिता बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी, कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, वोल्ट। और प्रतिरोध बराबर क्या होता है, वी बाई आई, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट से वोल्ट कटेगा, कूलाम प्रति एम्पियर बचेगा। अब कूलाम बराबर यानी आवेश है, आवेश बराबर क्यू इंटू क्यू, सॉरी, आवेश क्यू बराबर आई इंटू टी। आई मतलब धारा, टी मतलब समय, एम्पियर सेकंड लिख देगा, तो एम्पियर से एम्पियर कट गया, सेकंड फिर से आएगा। अब यहाँ पे यही सामान्य अर्थ बताना था, तो यल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है, आर क्या है, प्रतिरोध है, सी क्या है, धारिता है। यही हमारा हो जाएगा मेरे भाई आंसर। आपका ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो गया।
हम लोगों का क्या हो गया, सेक्शन सी भी खत्म हो गया। क्या हो गया, सेक्शन सी हम लोगों ने खत्म कर दिया बहुत ही अच्छे सोल्यूशन से। पेपर भैया हूबहू मिलने वाला है, एक एक क्वेश्चन आपका तैयार करा कहा है, एक एक क्वेश्चन पूरा पूरा मिल जाएगा। आगे बढ़ा भाई, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। अब क्वेश्चन हम करेंगे, सेक्शन हमारे पास है, अगला सेक्शन है हमारे पास भैया सेक्शन डी। क्या है, सेक्शन डी। अब इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही बढ़िया, बड़ा लॉन्ग सोल्यूशन है। तो कह रहे यक्स, सुनो, चार का एक्स अक्ष, एक्स दिशा में गतिशील वैद्युत चुंबकीय तरंग ईएम वेव का विद्युत समीकरण दिया है। ये विद्युत का समीकरण दिया है, मैंने इसको एज इट इज यहाँ पर एक बार लिख दिया है, ग्रीन कलर से पूरा लिख दिया है, ठीक है। क्या क्या पूछ रहा है, तरंग का तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, तरंग का वेग और दिशा पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व व्यंजक पूछ रहा है। तो भैया देखा, ध्यान से सुना, हमने क्या किया, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ई वाई बराबर ई नॉट कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी से तुलना कर दी, तुलना कर दिया। तो भैया तो ये जो मान है ना, ये तो हमारा ई नॉट का हो जाएगा, जो एक्स का गुणांक है वो हमारा के हो जाएगा, जो टी का गुणांक है वो हमारा ओमेगा हो जाएगा। ध्यान से सुन रहे हो ना, तुलना करेंगे भैया, हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो तरंग दैर्ध्य का जो फार्मूला होता है लिम्डा बराबर 2 पाई/के। 2 पाई का मान हम रख देंगे, पाई का मान सब लोग जानते हो, के का मान क्या है, मैं कह रहा हूँ एक्स का गुणांक है, जो भी एक्स वाई का गुणांक होता है वही के का मान है। के का मान यहाँ पे हमने रखा और इसका सोल्यूशन आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल दिया 4.1 × 10⁻³ मीटर, तरंग दैर्ध्य मीटर में आती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तरंग का वेग पूछ रहा है व दिशा। तो देख भैया, तरंग का वेग निकालने के लिए W/K, W मतलब ओमेगा बाई के, ओमेगा क्या है, टी का गुणांक होता है समीकरण में, और के क्या है, एक्स वाई जेड का गुणांक है। तो भैया दोनों का मान रख दिया, मान रखने के बाद 3 × 10⁻11 है, इसका मान 1.5 × 10⁻3 है, 15/10 हो जाएगा, 10 चला गया ऊपर, 15 दूना 30 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, तरंग का वेग आ जाएगा। और इसकी जो दिशा होगी वो एक्स अक्ष के ऋण दिशा में होगी। कैसे होगी, कैसे होगी सर, अब यहाँ पे देखो, मैं एक चीज बताऊं, मैं चैप्टर नंबर 8 में इसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, अभी तुम्हें ये कारण नहीं समझना, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जब ओमेगा, सॉरी, जब हाँ ओमेगा और के का समान चिन्ह का होते हैं तो एक्स अक्ष की ऋण दिशा होगी, विपरीत चिन्ह के होंगे तो एक्स अक्ष की धन दिशा होगी। अगर एक्स में समीकरण दिया है तो वाई में होगा, तो इसी तरह वाई की तरह, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, चुंबकीय क्षेत्र बी का व्यंजक लिखना है। तो भैया पहले चुंबकीय क्षेत्र का बी के व्यंजक लिखेगा, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज फार्मूला लगाना पड़ेगा, ई नॉट बटे बी नॉट, सी बराबर होता है ई नॉट बटे बी नॉट, सी क्या है, प्रकाश की चाल है, तो बी नॉट बराबर हमारे पास ये हो जाएगा। तो सी का मान तो हमें पता है, ई का नॉट, ई नॉट का मान हम जानते हैं ये है 2 × 10⁻7, गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 टेस्ला आ जाएगा। तो भैया एकदम सेम इसी तरह से समीकरण भी होता है। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं एक लाइन, तो जो समीकरण है b बराबर, वो भी इसी तरह होता है, बी नॉट कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो भैया ओमेगा का मान और के एक्स का मान तो वही समीकरण से ही मिल जाएगा, और यहाँ पे जो बी नॉट का मान है वो अपना 60 है, वही आपका आंसर है। और इसकी जो दिशा है हम जेड अक्ष की दिशा की ओर ले सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए भैया, कितना क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन, अच्छा एक ही क्वेश्चन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का खा, क्वेश्चन नंबर 4 का खा, समान वोल्टता के स्रोत से विद्युत बल्ब का अनुपात 1:2 है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर शक्ति क्षय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भैया 3 नंबर में है लेकिन बहुत आसान है, आपको लगेगा कि सर इसको एक ही नंबर में होना चाहिए। देखो इसका सोल्यूशन, 4 का खा आगे देखना है। देखो 4 का खा हमें क्या करना है, 4 का खा देखना है, इसका सोल्यूशन क्या है जरा देखो भैया। हमारे पास क्या दे रखा है कि R1/R2 का अनुपात 1:2 है, R1/R2 का अनुपात क्या है, 1:2 है। V कांस्टेंट है, सर V कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान समान होता है। तो P बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर होता है शक्ति बराबर V² R होता है, V²R होता है। जब V कांस्टेंट है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R हो जाएगा। दो अलग अलग अनुपात निकलना है, तो P1/P2 बराबर R1
R2/R1 हो जाएगा। R2/R1 का मान 2:1 पलट देंगे तो हमारा P1/P2 बराबर 2:1 आंसर हो जाएगा। भैया क्या इनमें कोनो समस्या है? आसान प्रश्न रहा। आवाज चलिए आगे बढ़ी। प्रश्न संख्या हमारा क्या है? थोड़ा सा बैक से चलो, काम नहीं करता। वेट 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 करो भैया, वेट करो वेट करो वेट करो। थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है भाई, प्रॉब्लम कर रहा है ये। अरे यार ऐसे मत करो यार, अरे यार जल्दी चल जाओ। वेट करो भाई, थोड़ा सा वेट करो, वेट करो, चल नहीं रहा है ये, काम नहीं कर रहा। चल गया चल गया चल गया, चला तो बहुत तेज चला यार तरीके। दिक्कत इतनी बार मैंने दबा दिया इसलिए ऐसे हो चुका। चलिए 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 अपने सोल्यूशन पे चलो, चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक, आगे 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 आगे। तो ये यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, 2 क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का गा, 4 का गा देखो, बैक में आगे थोड़ा बढ़ो। 4 का पहले 4 का गा पढ़ तो दो एक बार। 4 का गा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पे लगने वाला बल कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा होता है, ये बताना है। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य या वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। चलिए आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं 4 का आपका ये आंसर है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल अधिकतम तब होता है जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है। अर्थात मेरे भाई ये दोनों जब लंबवत होंगे, थीटा कितना हो जाएगा 90 और का साइन 90 का मान 90 हो जाएगा, तो बल हमारा ये मैक्सिमम मिल जाता है। बल हमारा क्या होता है, ये मैक्सिमम मिल जाता है। कितना? एफ मैक्स बराबर का क्यू वी भी हो जाता है। ठीक है सर, ये तो मैक्सिमम। मिनिमम कब होगा? मिनिमम मिनिमम के लिए क्या है, जब v और b दोनों पैरेलल हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं, थीटा कितना हो जाता है 0। साइन 0 का मान 0, तो यहाँ पे बल हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बल हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। और कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य या बल द्वारा किया गया कार्य क्या है 0 होगा। और क्या कितना होगा? तो गतिमान आवेश पर कार्य क्या करना है, तो ध्यान सुनना, गतिमान आवेश की गति की दिशा में बल के लंबवत होती है। मतलब गतिमान आवेश की गति की दिशा बल के क्या होती है, लंबवत होती है। अर्थात अगर हम इसको 11th के मेथड से सोचें तो यहाँ पर जो बल है विस्थापन के क्या है, विस्थापन के क्या होता है, लंबवत है, थीटा 90 है, तो यहाँ एफ डॉट एस पर एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 का मान 0। इसलिए हमारा जो यहाँ पे वृत्ताकार पथ पर कोई कण या कोई आवेश चक्कर लगा रहा है, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो 0 होता है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर? 4 का घा वाला प्रश्न एक बार पढ़ दिया जा रहा है, फिर इसका आंसर तो लिखा है, पहले एक बार प्रश्न आपको पढ़ दिया जाए। 4 के घा में प्रश्न में क्या है कि आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित को परिभाषित करके आरेख की सहायता से चालन बैंड, संयोजन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराला को समझाना है। ठीक है भैया, आइए आराम समझा देते हैं। तो पहले देखो, तीनों की तो पहले मैंने डेफिनेशन लिख दी है भैया, आप डेफिनेशन आराम से लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हें समझना है, मैंने दो, एक सबसे नीचे हमारा होता है संयोजी बैंड, सबसे ऊपर होता है हमारा चालन बैंड, और दोनों के बीच में जो गैपिंग है उसी गैपिंग को हम लोग बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। देखो भैया यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जो संयोजी बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन है। अगर संयोजी बैंड को बाहर से अगर ऊर्जा मिल जाती है तो ये अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं कहाँ, चालन बैंड में। वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाए उसको हम लोग बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तब जब यहां से इलेक्ट्रॉन मेरे भाई जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है होल, इस होल को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कोटर। क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। और यहाँ पे अपना ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इतना चित्र बना के इतना लिखना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप पीछे प्रश्न एक और देखते हैं भैया। देखो ये प्रश्न हम नहीं कराएंगे, ये प्रश्न आपके लिए दिया जा रहा है। 4 का अंगा क्या है, मीटर सेतु क्या है, इसका परिपथ आरेख अपने से खींच लीजिए भाई। कई बार मैंने 2-3 बार पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाइए आप, चैप्टर नंबर 3 में आपको मैंने पढ़ाया है, डेरिवेशन की सीरीज में भी कराया, आराम से लिख सकते हो। संतुलित अवस्था पूछ रहा है, यानी P बाई क्यू बराबर R बाई एस लिख देना है। अनुपातिक भुजाएं हैं, वही यही चीज होती है।
और संयुग्मी भुजाएं जो चतुर्भुज बनेगा जो है दोनों भुजा में जिसमें धारा का मान समान हो, अगले दो भुजा में, अगली दो भुजा में धारा का मान समान हो। इसको आप आराम से कर दें। अगर वो वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो चैप्टर नंबर 3 में यही एक क्वेश्चन और मिलेगा। सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तीनों की परिभाषा आपको मिल जाएगी आराम से अच्छे से। और तीनों के बीच में क्या है संबंध, संबंध तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, V बराबर होता है E माइनस आई आर, यही हो जाएगा आपका वो संबंध। ठीक है, संबंध मैंने लिख दिया है, आपको लिखना नहीं जरूरत नहीं है, बस आपको जाके प्लेलिस्ट से परिभाषा तीनों की अच्छे से लिख लेना है बस मेरे भाई। ठीक है, मैंने कराया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का खत्म हो, यानी खंड दा भी हमारा सेक्शन डी भी खत्म हो गया। हमारा 2 सेक्शन और बचा है। अब 3-3 नंबर का क्वेश्चन तो मैंने इसमें खत्म कर लिया। एक अब 5वां क्वेश्चन चलेगा भैया, 5वां। अभी सेक्शन आपका दा ही चल रहा है। 5वां क्वेश्चन आगे देखिए भैया, ये अब 5वां क्वेश्चन यहां से मेरा मिल रहा है। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। क्या कह रहा है कि तरंग के ध्रुवण की घटना से क्या समझते हैं, पहले ये बताना है। फिर कारण स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना में अनुदैर्ध्य तरंगों का में संभव नहीं होती, परंतु अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती है। तो सीधा सीधा मैंने सोल्यूशन लिखा है भैया, एक एक का सीधा सा एक बारी पढ़ दे रहा हूं। क्या है, प्रकाश का ध्रुवण क्या है, पहले वह प्रक्रिया जिसमें जिसके द्वारा प्रकाश किरण में वैद्युत सदिशों के कंपनों को निश्चित दिशा या तल में सीमित किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण। और इसमें खास बात क्या है कि प्रकाश में वैद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते, जैसे ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, सभी दिशाओं में लंबवत कंपन होता है। ये हो जाएगा आपको प्रकाश ध्रुवण, समझा दोगे। फिर क्या कह रहा है, अनुदैर्ध्य तरंगों में संभव नहीं होती है। देखो तो सीधा सीधा लिख देना है, अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण संभव नहीं है क्योंकि कंपन की कोई निश्चित लंबवत दिशा नहीं होती है, अर्थात तरंग का प्रसार जो है समांतर होता है। तो भैया तरंग चलने के लिए हमें लंबवत कंपन चाहिए और इसमें प्रसार समांतर होता है। तो ये इसमें संपीड़न और व्रलन की प्रक्रिया होती है अनुदैर्ध्य तरंग में, तो ये वाली प्रक्रिया में ध्रुवण संभव नहीं है। अनुप्रस्थ में क्यों होता है, तो लिख देना अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का दोलन तरंग प्रसार दिशा के लंबवत होता है, जिससे जिससे तरंगों को सीमित किया जा सकता है, यानी संपीड़न इसमें विरलन नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो कण है संचरण के लंबवत क्या है गति करता है, इसलिए इसमें ध्रुवण क्या है संभव हो पाता है मेरे भाई, संभव हो पाता है। ठीक है मेरे भैया, क्या इतनी बातें क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। अब यहां पे देखो मेरे भाई, अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न देखो, प्रश्न देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 का खा कह रहे दो समांतर व सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब और किस दशा में निम्नलिखित में होता है? कब आकर्षण होता है, कब प्रतिकर्षण बल होता है? तो पहले तो हम इसका डेरिवेशन कर देते हैं, पहले तो हम इसका डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि डेरिवेशन के हिसाब से आपको समझ में आएगा। हालांकि देखो आगे प्रश्न देखो, 5 का खा का ये आंसर है भैया। इस डेरिवेशन को मैं 2 बार प्लेलिस्ट में करा चुका हूं। तो भैया हम यहाँ पे 2 समांतर तार लेते हैं जिसमें धारा I1 व I2 प्रवाहित कर देते हैं। अब इनके बीच की दूरी स्मॉल r लेते हैं। एक छोटे से पार्ट में अनंत लंबाई का चालक तार है, छोटे से पार्ट में बल निकालते हैं। मैंने सारी बातें लिख दी। माना 2 समांतर तारों में प्रवाहित धारा I1 और I2 है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। जैसे ही चालक तार फर्स्ट, ये पहला चालक तार है हमारा और ये हमारा दूसरा चालक तार है। भैया हमने लिख दिया धारा I1 की वजह से I2 के पास आसपास चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही मैं चालक तार, पहले चालक तार में धारा प्रवाहित करूंगा तो I2 ये दूसरे चालक तार के पास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो B1 क्रॉस दिशा में अंदर की दिशा में होगा। ठीक है, वो कितना होगा मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। इसी प्रकार से जब I2 में धारा प्रवाहित करूंगा तो I1 के आसपास चुंबकीय क्षेत्र डॉट दिशा में होगा, वो B2 इतना होगा। फिर हम किसी एक तार की अल्पांश लंबाई का लगने वाला बल निकाल लेते हैं। तो चालक फर्स्ट पर अल्पांश लंबाई dl के कारण बल लगा देंगे, तो dF बराबर I1 dl B2, चूंकि दूसरे पे चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है तो साइन और थीटा कितना होगा, परस्पर लंबवत है। तो I1 dl अल्पांश लंबाई B2 क्यों लिया गया है, क्योंकि पहले चालक पर अल्पांश लंबाई की निकाले, पहले चालक पर हम क्या कर रहे हैं अल्पांश लंबाई के कारण निकाल रहे हैं। तो पहले चालक पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसलिए आपको समझ में नहीं आया यहाँ पे। तो पहले चालक पे जो चुंबकीय क्षेत्र है मेरे भाई
वो आपका कितना है, कट नहीं रहा है, B2। और ये आपका, ये B2 जो चुंबकीय क्षेत्र वो ये है, इसलिए इसका यूज करेंगे पहले चालक पर। और यहां से हम भाई साइन 90, चूंकि यहाँ पे जो कोड है वो 90 दिख रहा है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है। और भैया बस P0 का मान ये वाला भर देंगे, इस वाले का मान रख देंगे, बस आराम से आपका आंसर आ जाएगा DL या DF अपॉन DL म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R, या D हटा सकते हो छोटे से बड़े से भाग के लिए, F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा। आपको इतना थोड़ा सा करना है डेरिवेशन, बहुत ही अच्छे से डेरिवेशन करना है। अभी तो आप सिर्फ उतार के आपको तैयार करना है, बहुत अच्छे से डेरिवेशन करना है। तो सारे डेरिवेशन प्लेलिस्ट में पढ़े, प्लेलिस्ट में सारे डेरिवेशन पढ़े, वहां से आप जाओ, बढ़िया से आप करो इन सबको। फिर क्या कह रहा था, उसमें क्वेश्चन में ये बोला था कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, तो सीधे सीधा हम भाई यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं, तार में समान दिशा में धारा, तार में क्या है, समान दिशा में धारा, तार में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो आकर्षण बल लगता है, सीधी सीधी बात। अगर दोनों तार में समान दिशा में धारा आकर्षण बल, दोनों तार में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हुई तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इतनी बात लिख देना, हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन देखेंगे भैया 5 के गा, 5 के गा, 5 का क्या है हमारी सवाल है, 5 की क्या है दिष्टकारी युक्ति क्या है, दिष्टकारी युक्ति भी पूछा है, दिष्टकारी युक्ति। हालांकि मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, पर दिष्टकारी युक्ति क्या है, ऐसी युक्ति जो एसी को डीसी में, मतलब ऐसी, देखो जो क्या करे, जो डीसी को एसी में बदल दे, वह युक्ति जो एसी को क्या करे डीसी में परिवर्तित करती है, उसको क्या बोलते हैं, दिष्टिकारी युक्ति या दिष्टिकरण कहते हैं। ऐसी युक्ति जो डीसी को क्या करे, एसी में क्या कर दे, परिवर्तित करते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्टिकरण या दिष्टिकारी। आपको लिखाया गया चैप्टर नंबर 14 में। हमारे पास सवाल क्या, दिए गए परिपथ में डायोड डी के अनुदिश विभव दिया गया है 0.5 वोल्ट और धारा इतनी दी है 0.5 मिली एम्पियर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या किसका कह रहा है कि नंबर 1 आर के सिरों पर प्रतिरोध और प्रतिरोध, यहाँ का जो वोल्टेज दिया 0.5 दिया है, मैंने शायद बना रखा है, मैंने आराम से इसको बनाया है, तो आप यहाँ पे देखो सोल्यूशन देखो, यहाँ पे देखो ये चित्र बना दिया है। यहाँ पे डायोड पे जो विभवांतर है ये दे दिया है, तो प्रतिरोध के सिरों आई का मान दे दिया, आई का मान चेंज कर दे, मिली में है, एम्पियर में बदल लिया। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर हम निकालेंगे तो डेल्टा वी बराबर क्या होगा भाई, ज्यादा वाले विभवांतर में इसको वाला विभवांतर माइनस कर देंगे, तो 1.5 में 0.5 घटा देंगे तो 1 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। पहला आंसर तो आपका आ गया, ठीक है भैया, पहला आंसर आपका क्या है, आ चुका है। नाउ क्या है कि प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध वो V बाई आर, तो डेल्टा V कितना है, 1 है, 1 रख दिया। धारा का मान 5 गुणे 10 घाते -3, 10 घाते 3 ऊपर गया, 1000 हो जाएगा, 1000 भाग कर देंगे 200 ओम, आपका आंसर। ये सवाल तो बहुत आसान थी, ये 3 नंबर के सवाल तीनों मिनट के नहीं हुए, समझ ले अब आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला देखो 4 का, ओ 5 का घा वाला प्रश्न क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन, दहली आवृत्ति और निरोधी विभव की परिभाषा एवं सूत्र लिखना है। बहुत अच्छी बात है, तो आइए बता देते हैं। आइए देखिए 5 का घा, देखो 5 का घा, देखो मैंने लिखा नहीं है, तीनों डेफिनेशन है, मैं ध्यान से सुनना, मैं तीनों डेफिनेशन बता देता हूँ, आराम से आप लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो सुनो, कार्यफलन हम किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, जब किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं, कार्यफलन, इसे W से लिखते हैं। किसी धातु की किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। और देहली आवृत्ति क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, उत्सर्जित करा सके, उसको बोलते हैं देहली आवृत्ति, न्यू नॉट लिखते हैं। निरोधी विभव क्या है, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह विभवांतर, वह ऋणात्मक विभवांतर, कैथोड के सापेक्ष एनोड के दिया गया वह ऋणात्मक विभवांतर जिस पर धारा का मान 0 होता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव को V नॉट से लिखते हैं, इसको न्यू नॉट से लिखते हैं, इसको W या फाई से।
अब ये देखो, ये अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया सर कहाँ मिलेगा हमको ये बता दीजिए, चैप्टर बता दीजिए। तो चैप्टर आप खोलो मेरे भाई, मैंने पढ़ाया है चैप्टर, आपको खोलोगे कौन सा चैप्टर नंबर, कौन सा है भैया, 11। चैप्टर नंबर आप 11 खोलेंगे तो आपको वहां पे ये तीनों की डेफिनेशन मिल जाएगी विथ फार्मूला। ठीक है भैया, चल तो बाकी हमने बता दिया। आगे प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, देखो चौथा, पांच का अंगा वाला प्रश्न क्या है, प्रकाशिक तंतु किस कार्य सिद्धांत पर आधारित होता है। पहली चीज, प्रकाश किरण की जांच, ओ प्रकाश किरणें कांच में इतनी, जल में इतनी, माध्यम में संचरित हो रही हैं, तो बताइए इनमें से सघन तथा विरल माध्यम कौन है, ये बताना है। सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। तो भैया अब आराम से करिए सोल्यूशन, यहाँ पर देखा। तो पहली चीज तो आपको आंसर लिखना, पांच का अंगा था ना, तो पांच का अंगे में क्या है आंसर देखो, कि प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ये पहला आंसर हो गया। अब ध्यान से सुनना, क्या करना है, किस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो देखो कह रहे हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह माध्यम सघन माध्यम होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह क्या होता है, सघन माध्यम। इसका मतलब जिसका अपवर्तनांक कम होगा विरल माध्यम होगा। तो दोनों अपवर्तनांक, ये वाला अपवर्तनांक दिया है, ये वाला अपवर्तनांक भी दिया है, 1.5 1.33। तो 1.5 में 1.33 में कौन बड़ा है, 1.5। तो भैया यहां पर क्या होगा कि ये सघन माध्यम है और ये वाला क्या है, विरल माध्यम। बस हो गया, ये पूछा था कौन सा सघन है कौन सा विरल। तो भैया A and W विरल माध्यम है और A and G आपका सघन माध्यम। क्रांतिक कोण पूछ रहा है भैया सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए, क्रांतिक कोण C बराबर होगा विरल माध्यम बटे सघन माध्यम। विरल माध्यम का अपवर्तनांक 4/3 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक 3/4। एक एक गुणा एक के साथ होगा, सॉरी 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 सॉरी, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9। तो साइन C बराबर 8/9 और C बराबर साइन इनवर्स 8/9, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखा आसान था। 3 नंबर वाले क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। अब हम करेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चनों को करने वाले हैं मेरे भाई, 5 नंबर वाले क्वेश्चनों को करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं मेरे भाई, सबका सोल्यूशन करने के लिए तैयार हैं। क्या मजा आ रहा है भाई, जब आप बोर्ड एग्जाम में, अभी जब प्री बोर्ड परीक्षा दोगे ना, जब सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, वाह वाह क्या खुशी है, खुशी मिल जाएगी आपको। खुशी ना मिलेगी तो बताना। आगे पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, यही 5 का, ये इंग्लिश मीडियम दिया है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 6 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पहला क्या है, सारी की सारी डेफिनेशन है, मैं इसे एक भी डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूं। सारी डेफिनेशन कहाँ मिलेगी मैं ये बता दूंगा, सारी डेफिनेशन कहाँ मिलेगी मैं ये तुम्हें बता दूंगा, बता दूंगा। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 देखो क्या है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समस्थानिक किसे कहते हैं उसका उदाहरण दीजिए, समभारिक किसे कहते हैं उसका उदाहरण दीजिए, समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं उसका उदाहरण दीजिए। नाभिक का आकार गोलाकार होता है, 4/3 पाई आर क्यूब से वास्तु की त्रिज्या निकाले। द्रव्यमान क्षति आप जानते हो, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान का अंतर। तो भैया ये चारों आप आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चारों के डेफिनेशन देखो, नीचे एक क्वेश्चन और है अथवा। अब 5 वाले क्वेश्चन में अथवा वाला क्वेश्चन है, एक करना, ऊपर वाला नहीं कर पा रहे तो नीचे वाले करो। नीचे वाला भी और क्रिटिकल है, उसमें भी 3 चीज पूछा है, तो ऊपर वाला ही ज्यादा सही, इजी पड़ेगा आपको। समस्थानिक जिसमें परमाणु संख्या समान हो या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक को एग्जांपल दे दो। समभारिक मतलब जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, इसको दे दो। आपको ये चैप्टर कहाँ मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 13 खोलोगे सब की सब डेफिनेशन मिल जाएगी भैया। पहले दूसरे लेक्चर में सारे डेफिनेशन मिल जाएंगी सब की सब, सूत्र सहित, उदाहरण सहित। द्रव्यमान क्षति सब वो मिल जाएगा, नाभिक का आकार भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, 5 नंबर में है, बस डेफिनेशन लिखना है उदाहरण देना, ठीक है।
ये आप कर लेंगे और 5-6 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया भाई। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो 2 क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन मैंने अभी भी जब थ्योरी न्यूमेरिकल की सीरीज करा रहा था, चैप्टर नंबर 3 में ये चीज मैंने बोला था कि जब बैटरी जो परावैद्युत पदार्थ के बीच से बैटरी भर दिया जाता है या बैटरी हटा ली जाती है तब स्थिति क्या होती है, वही वाली स्थिति यहाँ पे आई है और इसको मैंने डिटेल में कर दिया है भैया। देखो 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है भैया, 7 का अथवा नहीं कर रहा हूँ, 7 का पहला, ठीक है भैया, 7 का पहला क्वेश्चन करूंगा। बैटरी की सहायता से कह रहा है, बैटरी की सहायता से एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है, ठीक है, आवेशित कर दिया गया, ठीक है। यानी जब आवेशित किया जाएगा तो धारिता, विभव, आवेश, वैद्युत क्षेत्र, इस ऊर्जा हमें सब पता है, ध्यान से सुनना। संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके जब हटा लिया जाता है तो उसके बाद उसमें क्या के परावैद्युतांक का पट्टी भर दी जाती है। तो धारिता के संबंधित निम्नलिखित होने वाले परिवर्तन, धारिता का परिवर्तन, आवेश का परिवर्तन, विभवांतर का परिवर्तन, स्थिति ऊर्जा का परिवर्तन, विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन। तो भैया यहाँ पे देखो हम अथवा वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसको ऊपर वाला कर रहे हैं, तो अथवा वाला अगर आपको आ रहा है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक ही कराऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। ध्यान से सुना भैया, देखो जब किसी बैटरी को, ध्यान से सुन लो मेरी बात, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ्तार कर दे रहा हूँ। देखो जब एक बैटरी की सहायता से प्लेट को समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है तब उसकी धारिता जो होती है, तब उसकी जो धारिता होती है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है, इसको समझ लो थोड़ा, ठीक है, ओके। तब उसका जो आवेश होता है वो क्यों होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका विभवांतर उसका वी होता है, यानी वी बराबर, अब लिख सकते हो वी बराबर क्यू बाई सी होता है, ठीक है। जब ये बैटरी से आवेशित किया गया है उसके बाद इसकी स्थिति ऊर्जा होती है हाफ सी वी स्क्वायर होती है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है ई बाई वी बाई डी। ये कब की स्थिति है मेरे भाई, कब, जब आप किसी संधारित्र को चार्ज किए हैं अब उसके भीतर कुछ चीज भरा नहीं गया। अब जब इसके भीतर जो है सॉरी, जब बैटरी हटा ली जा रही है, जब बैटरी को क्या कर लिया जा रहा है, हटा लिया जा रहा है, तब इन पांचों के मान में क्या परिवर्तन होगा वही हमें बताना। तो देखो भैया ध्यान से सुनो, एक एक बात आराम से सुनना। यहाँ पे देखो क्या हो गया, तो उत्तर हमारा है प्रश्न का कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें पता है, ध्यान से सुनो, सी बराबर क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मैं यही बता भी रहा हूं। लेकिन कह रहे संधारित्र, क्या कह रहे, संधारित्र को बैटरी से हटा कर हाँ हाँ, ये 2 बार कैसे लिख दिया मैंने, संधारित्र को बैटरी से हटाकर, यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, संधारित्र को बैटरी से हटाकर, अरे हट जा यार, बैटरी से हटाकर के परावैद्युतांक, के परावैद्युतांक, इसको भी हटा दो, माध्यम, क्या करते के परावैद्युतांक का माध्यम, संधारित्र को बैटरी से हटाकर के परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाता है, बस इतना समझो, भर दिया जाता है, भर दिया जाता है, आगे समझो। जब भर दिया जाता है तब संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन होता है, तो आपको एक चीज पता होगा, आपने पढ़ रखा है कि किसी भी प्लेट के अंदर, अगर किसी भी संधारित्र प्लेट के अंदर अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो जो धारिता होती है हमारी वो क्या हो जाती है, के गुना हो जाती है, अगर याद हो तो आपको। तो जो हमारी नई धारिता है मेरे भाई, जो हमारी माध्यम की जो धारिता है वो सी डैश, वो अपनी रियल धारिता का के गुना हो जाती है। तो यहाँ पे ये वन ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी टू के यानी सी के हो जाएगा, या इसको के सी लिख सकते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ के भरने से धारिता उसकी क्या होती है, के गुनी हो जाती है, यानी धारिता हमारी बढ़ जाती है। और डिटेल में लिखना तो आप ये भी लिख सकते हो, धारिता हमारी बढ़ जाती है, ठीक है सर।
ये पहली स्थिति का आंसर आ गया। दूसरे में क्या अगर आवेश, तो आवेश क्यू के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता भैया। आप समांतर प्रेरित संधारित्र के बीच में चाहे तो आप परावैद्युत पदार्थ भर दो चाहे ना भरो, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी क्यू डैश जो पहले हमारा आवेश क्यू था वो अब भी परावैद्युत पदार्थ भरने पर भी क्यू डैश भी के ही क्या है बराबर है। ठीक है सर। अब तीसरी स्थिति है, मुझसे विभवांतर पूछा है। क्या पूछा है? विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? देखो विभवांतर क्या होता है, क्यू बाई हमने बताया यहाँ पे क्यू बाई सी होता है। लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ भरा जा रहा है, लेकिन क्या है जब परावैद्युत पदार्थ भरा जा रहा है तो उसमें जो विभवांतर है वो वी डैश मान लिया गया और ये बताया गया क्यू डैश बटे सी डैश होता है। विभवांतर तो हमारा यही होता है, लेकिन परावैद्युत पदार्थ भरने पर क्यू डैश अपान सी डैश। ठीक है सर। क्यू तो हमारा नहीं बदल रहा है तो वो क्यू ही होगा। सी डैश हमारा कितना है? के सी है। के सी हो गया ना, देखो क्यू डैश तो हमारा वहां यही है, क्यू ही है, नहीं बदलेगा। सी डैश कितना है? के सी है। के सी है सी डैश का मान, देखो ना शुरुआत में के सी है सी डैश का मान, तो ये मैंने रख दिया। अब यहां पे अब ध्यान से देखो, अब यहां पे मेरे भाई ये जो हमारा क्यू बाई सी है वो क्या है? विभव वी ही तो होता है, विभव वी ही तो होता है, तो वी लिख दिया मैंने, तो वी बाई के। तो यानी कि परावैद्युत पदार्थ भरने से विभवांतर क्या होता है? 1 बटा के गुना हो जाता है। मतलब विभवांतर क्या होता है आपका? घटने लगता है। ठीक है सर, इतना क्लियर। अब इसी प्रकार से हमें स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है? हाफ सी बी स्क्वायर होती है पहले, लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ भर गया तो बदलेगी, तो उसको हम यू डैश कर दिए और हाफ सी डी सी वी स्क्वायर का सी डैश वी डैश स्क्वायर कर दिए। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, सी डैश का मान क्या लिख सकते हैं? के सी लिख दिया और वी डैश का मान क्या लिख दूंगा? वी बाई के स्क्वायर हो जाएगा। तो के से के कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/2 सी वी स्क्वायर बटे के, 1/2 सी वी स्क्वायर बटे के। अब ये क्या है हमारी? ये तो अब रियल क्या है? यू है, यू बटे हमारी क्या हो जाएगी? के। तो परावैद्युत पदार्थ भरने से भी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है हमारी? घटती है, यानी 1/k गुना होती है। ठीक इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र भी निकालना है। वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? V बाई डी होता है, लेकिन परावैद्युत पदार्थ भरे तो उसके में परिवर्तन क्या ई डैश कर दिया गया, तो V डैश अपान डी होगा। अब V डैश का मान क्या होगा? V डैश का मान हमने निकाला, देखो विभवांतर का मान क्या है? V बाई के, तो इसको हमने V बाई के लिख दिया और V बाई के को हम रियल में वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। सॉरी V बाई के को नहीं, V बाई के को नहीं, V बाई डी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा? E बाई के। तो इस तरह से इसका जवाब हमें देना था, यानी विद्युत क्षेत्र भी हमारा पहले के वैद्युत क्षेत्र का 1/k हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, विभव में परिवर्तन आ रहा है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है, धारा में बढ़ोतरी हो रही है और आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हमको बहुत अच्छा लगा भाई। इस तरह का उसने क्वेश्चन पूछा, मुझे वास्तविकता में उधर बहुत अच्छा लगा। ये 7वां क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है भाई। दैट्स इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, हमको बहुत अच्छा लगा। अब आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप दूसरा चाहो तो दूसरा कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमारा 7 क्वेश्चन होगा। अब हम बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ 2-2 क्वेश्चन में एक एक करना है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब मेरे भाई ये क्वेश्चन आप देखो, अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करा दे रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें कराना पड़ेगा, तो देखो क्या है। पहला वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, दूसरा वाला आप जो है अब ये अथवा अथवा नहीं करा रहे हैं, हम एक करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। ये अपना क्या है? सी का मान है, ये एल का मान है और ये आर का मान है। आंतरिक प्रतिरोध दिया है 2000 ओम, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। दिस इज भ्रमित करता है तो का लुक्का। बाकी जो विभव दिया है दे दिया है 88 साइन 100 पाई ओमेगा टी। सी का मान लिख दिया है मैंने, एल का मान लिख दिया, आर का मान लिख दिया। हमसे क्या पूछ रहा है? वी आर एम एस। तो जो हमारा फार्मूला होता है तुम्हें पता है, जो जनरल फार्मूला होता है हमारा, जो हमारा जनरल फार्मूला होता है, V बराबर क्या होता है? V नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो होता है। इसी से हम क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। इसी से हम क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तो हमसे पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? देखो 5 चीज पूछा है। क्या क्या पूछा है? स्रोत का वर्ग माध्य मूल मान, प्रेरण प्रतिघात पूर्ण, धारती प्रतिघात और प्रतिबाधा और परिपथ में धारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपन लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भैया।
देखो, अब यहां से वी आर एम एस बराबर क्या होता है, आपको सबको सबको पता है, अच्छे से सर पता है कि वी नॉट बटे अंडर रूट टू होता है। और वी नॉट का मान यही होता है, ये जो आगे लिखा है, कितना है, तुलना करेंगे, 88, सॉरी 28, 28 है बटे रूट टू। अब इसका मान रख दो, 28, 28 लिख दिया बटे रूट टू का मान 1.414, 414, यही तो होता है ना भाई। अगर आप इसको भाग कर देते हैं तो भाई हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना 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 आएगा जी, कितना आएगा, बोलो 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 बोलो। तो ये आ जाएगा अपना, अगर आप इसको भाग करोगे तो लगभग ये आ जाएगा आपका 2005, और भी आएगा तो बस इतना लिख देना, ओल्ट लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओल्ट लिखो यार, ओल्ट कट गया मेरा, ओल्ट। ये पहला आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया मेरे भाई। दूसरे में क्या पूछ रहा है जरा देखो, प्रेरण प्रतिघात यानी एक्स, एक्स एल बराबर क्या होता है, सबको पता है सर, ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल। तो ओमेगा कितना, ओमेगा क्या होता है, जो टी का गुणांक है यानी 100, टी का गुणांक 100 है, और एल का मान कितना है, देखो यहाँ पे दिया है 100 बटे पाई। अच्छा यहाँ पे 100 टी नहीं दिया, 100 पाई दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भैया, यहाँ पे कहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा, 100 पाई दिया था, नहीं पाई तो कहीं परेशान कर डालेगी, ये 100 पाई दिया है, ठीक है। ओमेगा का मान हमें कितना दिया है, ओमेगा का मान कितना है, 100 पाई यानी टी का जो गुणांक होता है, इंटू, इंटू क्या है, एल का मान कितना है, 40 बटे पाई, 40 बटे पाई, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 4000, ठीक है, ओम, ये हो गया, ठीक है सर। इसी प्रकार से इसी में एक चीज और पूछा है, क्या, एक्स सी, एक्स सी क्या होता है, 1 अपान ओमेगा सी होता है, तो भैया ये हो जाएगा 100, भाई ओमेगा का मान तो 100 पाई है ना, सी का मान कितना है, सी का मान कितना है, देख पा रहे हैं, 10/100 माइक्रोफेरेड, 10/100 माइक्रोफेरेड, 10/100, सॉरी 10/पाई, सॉरी 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 सॉरी, 10/पाई माइक्रोफेरेड को भी हम बदल लेंगे 6। अब यहाँ से पाई मर गया, ये पाई से पाई मर गया, और थोड़ा सा इसको हम और बढ़िया से करते हैं, ये यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1000 गुणे 10 के घाते क्या होगा, -6, यानी ये हो जाएगा 10 पावर -3, ऊपर जाएगा तो 1000, ये 1000 क्या हो जाएगा अपना, ओम आ गया, क्या, एक्स, क्या आ गया अपना, एक्स सी भी आ गया, एक्स सी 1000 आ गया, ठीक है सर। अब हमसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा निकालने का तरीका तो सबको पता है, जेड कैसे निकालते हैं, जेड बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। भाई इसी पर डाटा रख दो, आर का मान तो 2000 दिया है ना, 2000, 2000 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक है, एक्सएल का मान कितना है, 4000, और इसका मान कितना है, 1000 का होल स्क्वायर, रूट ऐसे लगा दो भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो भैया ये हो जाएगा, अभी तो स्क्वायर नहीं कर रहा हूं मैं, अभी ऐसे ही रखना, 2000 का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा 3000 का, घट जाएगा ना 3000 का स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा आगे करेंगे, आप ध्यान से देखिए भैया, ये जेड हमारा निकल रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी दिख रही है, क्या जी, क्या जी, क्या जी, क्या जी, क्या, तो हो जाएगा इसका चार, दो ही कवर करेंगे, चार, यानी ये हो जाएगा अपना, तो यहीं पे ऐड करते हैं एक पेज, तो यहाँ पे चार, चार हो जाएगा, प्लस ये नौ, नौ था ना, 3 3 9 9, ये ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो
9 4 13 0 0 0 0 0, ये लिख सकते हो z बराबर। अब यहाँ पे इसको और बढ़िया से लिख सकना चाहते हो तो बस 1000, ये में 10,000 कॉमन कर लो, 1000 तो 1000 गुणे √13, z आ गया हमारा ओम। ये 1000 का 1000 हम भी गुणा कर बा तो आ जी नहीं आराम से। ये हमारा आंसर ओम आ गया, ओम आ लिखे थे। ये तीसरा आंसर हो गया। चौथा आंसर क्या पूछा था हमसे? चौथा देखो भाई, चौथा क्या पूछ रहा है? परिपथ में धारा, धारा पूछ रहा है, परिपथ में धारा पूछ रहा है। कुल धारा में आंतरिक प्रतिरोध का कुछ काम है क्या यहाँ पे? आंतरिक प्रतिरोध तो है ही नहीं, आंतरिक प्रतिरोध तो है ही नहीं भैया, तो धारा कैसे निकालूं, बोलो कैसे निकालूं? आराम से निकाल सकते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम धारा निकालना है। चौथा है ना, चौथा है ना, हाँ चौथा, चौथा क्वेश्चन है, धारा पूछा है। तो धारा आराम से निकाल सकते हो, आई बराबर क्या लगा सकते हो आप? वी नॉट बटे जेड, वी नॉट बटे जेड। वी नॉट का मान कितना था? बैक में चलो, वी का मान नॉट का मान कितना था? 28, जेड का मान कितना है? 1000। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। इसी तरह से तो धारा निकलेगी भैया, अरे भैया कितनी खतरनाक धारा निकल गई यार। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2.823 हो गया बट रूट देखो 1000 से भाग कर दिया, √3 का मान 1.732 भाग कर देते हैं, बस इसी में कोई दिक्कत नहीं है। 2.228 डिवाइड का 1 क्या है 1.7 1.732 आ जाएगा। ये धारा जो है वो 1.6 एम्पियर हमारी आ जाएगी, 1.6 सॉरी 1.6 एम्पियर। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। कितने पे पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर कितने पहुंच गए भैया? कितने क्वेश्चन हो गए भैया? ये क्वेश्चन कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एक क्वेश्चन आपका बचा है। आप चाहो तो मेरे भाई इसके नीचे वाला, अगर आप चाहो तो ये वाला आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण का गुणांक, स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व बताना है, अंतर बताना है, अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरकत्व में अंतर बताना है, फिर सिद्ध करना है कि टेस्ला बटे एम्पियर हेनरी पर मीटर स्क्वायर। आप इसको चाहो तो कर लो, मैंने सवाल करा दिया, मुझे वो ठीक लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका सामने, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं भैया, आपका खत्म हो जाएगा। आप इतने में आप फोड़ो अब आप पूरा एग्जाम। क्वेश्चन में देखो फिर से मैं 9 वाला कर रहा हूँ, 9 का अथवा नहीं करूंगा, 9 का अथवा आपको करना है तो कर लीजिएगा, ये वाला आप करोगे, करना है। क्या है? हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत का उल्लेख स्पष्ट कीजिए। तो पहले मैं हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत का उल्लेख कर दिया स्पष्ट। तो देखो हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत क्या है, सुन लो। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, बताया गया है। इन्होंने बताया ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकल के सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती है। ये किसने कहा? हाइगेन्स ने कहा था। तरंग संचरण के लिए हाइगेन्स ने सर्वव्यापी ईथर माध्यम बताया दिया। बोला, जब इनसे पूछा गया कि भैया तरंग संचरण के लिए कौन से माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उन्होंने ईथर माध्यम बता दिया और उसका बताया घनत्व कम और प्रत्यास्थता अधिक होती है। हालांकि ये बात गलत उनकी कट गई थी, पर जो उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा वो चीज हमें लिखना है। अब विभिन्न, उन्होंने बोला विभिन्न रंगों के प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, ये चीज बोला था। और प्रकाश तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख के रेटिना पर गिरती है, जिससे हमें क्या है? वस्तु दिखाई देती है। इतना तरंग सिद्धांत में लिखना। हालांकि इन्होंने बोला था प्रकाश तरंगे जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, हालांकि वो चीज गलत कट गई थी। पर आगे चल के फ्रेनल नाम के वैज्ञानिक ने ध्रुवण की जब व्याख्या की तो उन्होंने कहा प्रकाश विद्युत तरंगे हैं, वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ये क्वेश्चन अभी मैंने इस तरह से बताया भी था। इतना हो गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से सुनो। अपवर्तन की घटना में आपतित तरंगार अपवर्तित तरंगार्ग का स्पष्ट आरेख खींचिए जब ये प्रकाश किरण निम्न माध्यम से गति करती हैं, वायु से कांच में, जल से कांच में।
तो भैया यहाँ डेरिवेशन नहीं करेगा, यहाँ डेरिवेशन नहीं करना है, केवल चित्र बनाना है, उसको समझाना है। तो भैया आइए देखिए, हमने चित्र दोनों बना रखा है। देखिए ये देखो, जब वायु से कांच में जाएंगे, जब क्या है वायु से कहाँ जाएंगे, कांच में जाएंगे, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, विरल से सघन में जा रहे हैं। तो जब विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर प्रकाश किरण हमारी झुकेगी। अब जब जल से वायु में जाएंगे तो मतलब अभिलंब से हमारी प्रकाश किरण दूर हटेगी। इसमें यही ध्यान देना है, ये किरण आई यहाँ पे ए बिंदु से टकराई, तब हमने माना कि ये बी पर पहुंची थी। जब ये बी वाली ए डैश पे टकराई तो हम ये ने कहा कि ए से चलने वाली प्रकाश किरण बी डैश पे टकराई, और ये कोण अपना 90 बनाएगी, ये कोण अपना 90 बनाएगी, ये कोण आर है, ये कोण 90 माइनस आर है। बस हमें इतना बताना था, बस चित्र खींचना। वो आपतित तरंगा, ये आपतित तरंग जिसको मैंने आपतित तरंगे लिखा, वो आपतित तरंगार्क है। और ये जो द्वितीय तरंगार्क है उसको हमने बोला है क्या, अपवर्तित तरंगार्क। आप लिख ही दो, अगर वो कह रहा है अपवर्तित, ये है अपनी अपवर्तित तरंगार्क, ठीक है, वो अपनी आपतित तरंगार्क है। ठीक है सर, इस तरह से फिगर बनाना है, निगमन नहीं करना है। फिर अगले में देखो, इसी तरह में जब जल से वायु में जाएगी, तो जल से जब वायु में जाएगी तो यहाँ से जब अविलंब से प्रकाश किरण आपको पता है दूर होके जाती है, तो आर का मान अधिक हो जाएगा। तो इस बार देखो इधर झुक गई है। अब ये वाली भी किरण वैसे ही है, सेम वही प्रकाश किरण है। जब तिरछी दोनों क्या है, दो किरणें हम क्या करते हैं, अपवर्तक पृष्ठ पर तिरछी आपतित करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स वाई अपवर्तक पृष्ठ है। एक्स वाई क्या है, हमारा एक अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ दूर हो जाएगा, तो यहाँ भी प्रकाश किरण क्या है, दूर हो जाएगी, अविलंब से दूर हटती हुई जाती हुई थी। आपको पता है कि सघन से जब विरल में जाती है प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाए, तो अविलंब से दूर हटती हुई दिखाई दे रही है, आपको दिख रहा है। ये 90 ही बनेगा, ये अपना अभी भी 90 बरकरार है, ये भी अपना 90 है। ये कोण आई है, ये वाला आर हो जाएगा। ठीक, ये आई और ये अपना आर। ठीक है, आपको बस इतना दिखाना था, बस लिखना नहीं था। और भाई प्रकाश प्रवर्तन के नियम का पालन करता ही है, मैंने डेरिवेशन में करा रखा है इसको बहुत अच्छे से। आपको ये चित्र दोनों बनाना है बस, और लिखना नहीं है मेरे भैया। ठीक है, तुम्हारा मैंने पेपर कर दिया कंप्लीट। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पीछे से स्क्रीनशॉट लेते चलो, स्क्रीनशॉट। हालांकि सब क्वेश्चन का ये देखो, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बेहतरीन तरीके से मैंने कराया है। एक एक क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन आप जो है तैयार कर लो। तैयार करने के बाद प्री बोर्ड में आपके पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं मेरे भाई, पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं, पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं, पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं, पूरे के पूरे नंबर। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो देखो, फिर से देखो। अब स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो मैं एक बार पूरा रिवाइज करते जा रहा हूँ, पूरा पेज खोलते जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ले लीजिएगा। ये पहला पेज कौन कौन सही है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं था, इसमें तो बस इंस्ट्रक्शन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो कौन सही है, फिर अगला स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट फटाफट लेते चलिए। फिर अगला स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो मेरे साथ साथ लिखते बहुत अच्छा रहता। फिर अगला स्क्रीनशॉट, हरी आप सबका क्वेश्चन नंबर लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला स्क्रीनशॉट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फिर और जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलो, फिर ले लीजिए, फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगेन स्क्रीनशॉट लेते चलो भाई, लेते चलो पूरा क्वेश्चन, फिर से ले लो स्क्रीनशॉट। पूरा पेपर आपके प्री बोर्ड में छपने वाला है भैया, पूरा पेपर छपने वाला है, पूरा पेपर छपने वाला है, स्क्रीनशॉट लेते चलो भैया। और ये हो गया आपका पेपर खत्म, ये हो गया, और लास्ट पेज आपका ये है, दैट्स इट। पेपर आपका पूरी तरह से मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप प्री बोर्ड की तैयारी, फिजिक्स में कोई दिक्कत ही नहीं, पर क्वेश्चन आप तैयार करो, बहुत ही बढ़िया से आपको पूरा पेपर हो जाएगा मेरे भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय मेरे पढ़ाकू आर्मी, बाय बाय, टेक केयर।